नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। योग गुरु BKS अयंगर का आज सुबह पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। योग गुरु BKS अयंगर का दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार होगा। योग गुरु अयंगर 96 साल के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। योग गुरु अयंगर ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया। उनके द्वारा प्रचलित योग अयंगर योग के नाम से जाना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। अमित शाह आज सुबह 10:25 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह रविंद्रपुरी में बने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसे मिनी PMO भी कहा जा रहा है। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने अमित शाह के दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारियां की हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए जगह जगह द्वार बनवाए गए हैं। पार्टी के गुलाब बाग स्थित कार्यालय में अमित शाह के स्वागत की तैयारी खास की गई है। मोदी का संसदीय कार्यालय खुलने से आम लोगों में भी काफी उत्साह है। अब वो अफसरों की मनमानी की शिकायत सीधे पीएम से कर पाएंगे। अमित शाह का वाराणसी दौरा रोहनिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी खास है। रोहनिया में 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ ही भावी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। अमित शाह कल यानी 21 अगस्त को सुबह 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजा करने के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली चले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह कल पहली बार यूपी पहुंचे। लखनऊ में शाह ने यूपी में बहुमत लाने की बात कही। लखनऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने कहा कि बीजेपी का रास्ता लखनऊ से दिल्ली पहुंचा। और बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह कल पहली बार यूपी पहुंचे। लखनऊ में शाह ने यूपी में बहुमत लाने की बात कही। लखनऊ के कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने कहा कि बीजेपी का रास्ता लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और अब यूपी में बीजेपी को मजबूत करना है। अमित शाह ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार काम करते हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक की। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई। इससे पहले अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में फूल मालाओं से शाह की अगवानी की गई। लोकसभा में कांग्रेस के किसी नेता को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की मांग को नामंजूर कर दिया। सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। महाजन ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि नेता विपक्ष का पद पाने के लिए किसी पार्टी के पास 55 सांसद होने चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान लोकसभा में कांग्रेस भले ही दूसरा सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसके सदस्यों की संख्या सिर्फ 44 है। ये फैसला लेने से पहले स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय भी ली थी। रोहतगी ने कहा था कि कांग्रेस के पास सदन में जरूरी संख्या नहीं है, जिससे उसे नेता विपक्ष का दर्जा दिया जा सके। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को नेता विपक्ष का पद देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका भी खारिज हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव के लिए आज आखिरी चरण का टेस्ट होगा। दादर के तिलक भवन में इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र की सीटों के लिए प्रत्याशियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आखिर में मुंबई की 36 सीटों के लिए भी प्रत्याशियों को आज ही टेस्ट देना होगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए 2500 लोगों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से इंटरव्यू बोर्ड में खुद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव भी शामिल रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के नेतृत्व में बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 22 अगस्त से पंकजा मुंडे राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे। 2 सप्ताह चलने वाली संघर्ष यात्रा में पंकजा राज्य की 79 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगी। संघर्ष यात्रा के दौरान पंकजा मुंडे 65 रैलियों को संबोधित करेंगी, जबकि उनके स्वागत में 200 सभाएं आयोजित की जाएंगी। पंकजा मुंडे की ये यात्रा महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से 21 जिलों से गुजरेगी। चर्चा है कि पंकजा को प्रमोट करने के निर्देश आरएसएस से मिले हैं। मुंडे के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं रहा है। ऐसे में पंकजा मुंडे को बढ़ाकर ये जगह भरी जा सकती है। 99 में रुईया कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद से पंकजा अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय हैं। आपको बता दें कि करीब 2.5 महीने पहले ही दिल्ली में सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई थी।
मोदी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे बैठक होगी, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को लेकर सरकार के मंत्रियों के बीच मतभेद है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी चाहती हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष नॉन पॉलिटिकल हो, जबकि कई मंत्री राजनीति से जुड़ी महिला को वुमेन कमीशन की अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हूटिंग हो गई। दरअसल मोदी कल कैथल में मौजूद थे। इस दौरान हुड्डा जैसे ही भाषण देने आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक भाषण देते रहे, बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ तो पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी करते रहे। इस हंगामे से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। कह दिया कि वो अब किसी भी समारोह में या मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल नहीं होंगे। हुड्डा के मुताबिक कैथल का समारोह एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना समारोह बना दिया। इसके साथ ही हुड्डा ने मोदी पर सरकारी कार्यक्रम में मंच से राजनीतिक भाषण देने का भी आरोप लगाया। इससे पहले मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भले ही गर्मजोशी से बात की हो, लेकिन अपने भाषण में हुड्डा पर निशाना साधना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की कई योजनाएं हरियाणा में लटकी हुई हैं और उन पर काम नहीं हो रहा है। कैथल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने की भी बात कही। दोहराया कि मेरा क्या और मुझे क्या वाले सिस्टम से देश तबाह हो रहा है। 4 हाईवे के शिलान्यास के बाद मोदी ने कहा, पहली बारिश में धुलने वाली सड़क नहीं चाहिए, अब पिछली शताब्दी वाला विकास नहीं चलेगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कैथल में हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बटन दबाकर कैथल से सिवानी तक लंबी 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। कैथल से सिवानी तक 168 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क में इस प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट में 23 अंडरपास, 21 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, 7 शहरों में बाईपास और 4 शहरों में रेलवे ओवरब्रिज भी बने होंगे। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। लखनऊ में अमर ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मुलाकात की। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अमर सिंह ने कहा कि ये सियासी नहीं, निजी और पारिवारिक मुलाकात थी। एसपी में वापसी को लेकर भले ही अमर सिंह कुछ नहीं कह रहे हों, लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दिया कि अगर मुलायम सिंह बुलाएंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि अमर सिंह पहले शिवपाल यादव से मिले, उसके बाद वो अमर सिंह को लेकर मुलायम सिंह के आवास पर गए थे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को भी अमर सिंह ने मुलायम के साथ मंच साझा किया था। अमर सिंह की राज्यसभा सदस्यता भी इसी साल खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि इसीलिए मुलायम से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। शरद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे पर यौन शोषण के आरोप को लेकर मांझी का बचाव किया। शरद यादव ने कहा कि जब 2 बालिग रजामंद हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है, जबरदस्ती करना जुर्म है। शरद यादव ने यह भी कहा कि जैसे आपकी भूख है वैसे ही उसकी भी भूख है। सीएम के बेटे के सीने में भी दिल है जो धड़कता है। शरद यादव ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेम नहीं किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 18 सांसदों के साथ कल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर माथापच्ची की। इस बैठक में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हुई। साथ ही एनसीपी के साथ बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिवसीय दौरे पर आज दुबई जा रहे हैं। दुबई प्रवास के दौरान शिवपाल सिंह चौहान निवेशकों से बात करेंगे ताकि सूबे में ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ाया जा सके। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर रहा है। आज उनकी 70वीं जयंती है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि पर सुबह सुबह सोनिया, राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ मनमोहन सिंह पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की 70वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही सोनिया और राहुल तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली में लगभग 1500 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 2013 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 15 दिन में ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के शहरी विकास सचिव और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को दी गई है। ये कमेटी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की राह में आने वाली अड़चनों की पहचान करके उन्हें दूर करने के सुझाव भी देगी। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कहा गया है कि मौजूदा तकनीकी अड़चनों की वजह से दिल्ली की 895 कॉलोनियों को नियमित करना मुश्किल है, इसलिए पहले मौजूदा नियमों को बदलना होगा।
मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के सांसद, 3 एमसीडी के आयुक्त, डीडीए के वाइस चेयरमैन और शहरी विकास सचिव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शीला सरकार ने करीब 895 कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस मसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि नीति बनाए जाने तक शहर में ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उधर हाईकोर्ट के रोक के बाद केंद्र सरकार ने ई रिक्शा पर गाइडलाइंस बनाई हैं और लागू करने के लिए कोर्ट से 2 महीने का वक्त मांगा है। गाइडलाइंस के मुताबिक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और बीमा होगा, साथ ही चालक को ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। इसके अलावा ई रिक्शा पर ज्यादा से ज्यादा 4 लोग ही बैठ पाएंगे। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इरोम चानू शर्मिला आज रिहा हो सकती हैं। इम्फाल की कोर्ट ने इरोम शर्मिला को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास के तमाम आरोप भी खारिज कर दिए हैं जो स्थानीय पुलिस ने लगाए थे। इरोम शर्मिला सेना को दिए जाने वाले विशेष अधिकार एएफएसपी को रद्द करने की मांग पर बीते 14 सालों से उपवास पर हैं। इरोम को फिलहाल इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान में ही नजरबंद रखा गया है। पश्चिम बंगाल में प्राइवेट बस मालिकों ने आज से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। बस मालिकों का कहना है कि अगर किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पुणे में शिवसेना विधायक विजय शिवसेना के ड्राइवर से मारपीट और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हमले के वक्त शिवसेना गाड़ी में न होकर किसी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने एक कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे खोदे गए गड्ढे में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। ये गड्ढा सेफ्टी टैंक के लिए खोदा गया था। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर सहित 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक लड़के का शव मिला है। मृतक की पहचान गुरजंत सिंह के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि गुरजंत गंगानगर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि लाश पिछले 2 दिनों से यहां पर पेड़ से लटकी थी। पुलिस को खुदकुशी का शक है। दिल्ली के कुतुब विहार में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। हमले में परमानंद शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हुए। परमानंद शर्मा आरटीआई से भूमि माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसकी वजह से उन्हें धमकी भी मिलती थी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 4 बिजनेसमैन पर हमला हुआ है। हमले में 3 बिजनेसमैन जख्मी हो गए। दरअसल बदमाशों ने इनके दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। तीनों बिजनेसमैन को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम के गोलाघाट में कल जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उन पर कई राउंड फायरिंग की। इससे पहले पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा भी दिया। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से रहम की भीख मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे भी नहीं बख्शा। दरअसल 12 अगस्त को नगा उग्रवादियों ने असम के 9 लोगों की हत्या करने के साथ ही कई घरों में आग लगा दी थी। इसके बाद गोलाघाट जिले के 7 गांव के करीब 10,000 लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। असम नागालैंड सीमा पर स्थित गोलाघाट में कई दिनों से तनाव कायम है। पुलिस और सरकार की सुस्ती से नाराज लोग कल सड़क पर उतर आए और आने जाने वाले वाहनों को निशाना बनाया। इस मुद्दे पर कल यानी कि 21 अगस्त को असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग के बीच बैठक होने वाली है। इस बीच गृह मंत्रालय और असम सरकार के अधिकारियों ने बैठक करके हालात की समीक्षा की। रिश्वत लेकर फिल्मों को मंजूरी देने वाले सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की गिरफ्तारी के साथ कई नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक हाल में रिलीज बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों की मंजूरी के लिए भी रिश्वत का खेल खेला गया। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म में बॉबी जासूस, सिंघम रिटर्न्स और किक जैसी बड़ी फिल्मों का नाम भी है। सीबीआई जब इन सभी फिल्मों पर गौर करेगी जिन्हें सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के कार्यकाल में मंजूरी मिली है। हालांकि राकेश कुमार के वकील महेश वासवानी के मुताबिक ये आरोप बेबुनियाद हैं। राकेश तो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम कर रहे थे। इस बीच कोर्ट ने राकेश कुमार को 22 अगस्त तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बाल फिल्म समिति के सीईओ श्रवण कुमार फिलहाल उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। स्पेशल कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी की 863 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी की जमानत याचिका पर विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। ए राजा और कनिमोझी टूरी आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हो या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि पूरे देश में कोर्ट की कार्रवाई और फैसले हिंदी में हो। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण की मांग की गई है। दिल्ली में सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली विधानसभा भंग की जा रही है या नहीं। इसका जवाब 9 सितंबर तक देने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात और भयावह हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 63 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग हादसों में 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें बहराइच में 8, श्रावस्ती बलरामपुर में 3 और लखीमपुर खीरी में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा भयावह हालात यूपी के बहराइच जिले के हैं। यहां अब तक बाढ़ के चलते 29 लोगों की मौत हो गई है। बारामती जिले में 118 गांव के करीब 95,000 लोगों पर बाढ़ बड़ी मुसीबत बनकर आई है। लोगों के घर डूब गए हैं, खेत तबाह हो गए हैं और घर में रखे जरूरी सामान भी पानी में बर्बाद हो गए। यहाँ कोई पेड़ पर चढ़ा नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों की छत पर बैठकर राहत का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के बस्ती में 141 गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों के साथ साथ पालतू जानवरों की जिंदगी पर भी खतरा है। बस्ती के करीब 50 से ज्यादा गांवों में पिछली रात जब लोग सो रहे थे तभी पानी घुसा और सुबह होते होते 141 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ घाघरा का पानी बढ़ने से हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। एनडीआरएफ, बाढ़ पीएसी, एसएसबी, पुलिस, राजस्व कर्मियों और समाजसेवी संगठनों की मदद से राहत और बचाव काम तेजी से किया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लिया और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों से बातचीत भी की। हरिद्वार में गंगा उफान पर है। यहाँ गंगा का पानी तटबंध तोड़कर सड़कों पर बह रहा है। क्षेत्रों का हवाई जायजा लिया और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों से बातचीत भी की। हरिद्वार में गंगा उफान पर है। यहाँ गंगा का पानी तटबंध तोड़कर सड़कों पर बह रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कैंप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बेरंगी कैंप इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी में उफान की वजह से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। मुरादाबाद में भी लोग बाढ़ से बेहाल हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घुसने से 14 जिलों के सैकड़ों गांव डूब गए हैं, जिससे करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं। यहाँ लखीमपुर, धेमाजी, सोनेपुर, नगांव, मोरी गांव और डिब्रूगढ़ में बाढ़ की वजह से हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। और न्यूज रिपोर्ट में फिलहाल एक ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे बढ़ेंगे और अब बात बदायूं रेप और मर्डर केस की, जिसमें नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित लड़कियों के कपड़ों पर आरोपी के डीएनए नहीं मिले हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई अब इस मामले को नए एंगल से देख रही है। सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये मामला हॉरर किलिंग का तो नहीं है। सीबीआई को सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक से रिपोर्ट मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट से आरोपियों को पकड़ने में एजेंसी को मदद मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है। फैजाबाद के खंडासा थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवती से गैंगरेप और हत्या मामले में हंगामा जारी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने खंडासा में फिर हंगामा किया, सड़क पर उतरकर आगजनी की। लोगों की नाराजगी तब सामने आई जब गैंगरेप और हत्या मामले को जिलाधिकारी ने प्यार के चक्कर से जोड़ने की कोशिश की। डीएम के बयान से गुस्साए लोगों ने खंडासा की अस्थायी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ फैजाबाद में तनाव के बीच आला अधिकारियों की हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आईं। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में डीआईजी, सीडीओ समेत कई अधिकारियों ने ठुमके लगाए। ये तस्वीरें 18 अगस्त यानी उस रात की हैं जब पुलिस गैंगरेप पीड़ित छात्रा के शव को जबरन दफन करने की कोशिश कर रही थी और पीड़ित परिजनों पर लाठीचार्ज हो रहा था। यूपी के रायबरेली में एम्स बनाने वाली कंपनी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और धमकी देने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कैलाश चंद्र ने बीजेपी नेता पुष्पेंद्र सिंह पर रंगदारी और धमकी देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में मामला दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी में एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई।
पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक है। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच के बाद भी हत्या की वजह साफ होगी। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे समेत परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने भाई से ऑटो रिक्शा की वजह से विवाद हुआ था, जिस वजह से उसने फायरिंग की। कानपुर के पनकी इलाके में पुलिस पर हमला हो गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने चौकी इंचार्ज को डंडे से बुरी तरह से पीटा। गंभीर रूप से जख्मी चौकी इंचार्ज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में है। इलाहाबाद में बदमाश ने सरेआम एक छात्रा को गोली मार दी। घायल छात्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वारदात को लेकर छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है। छात्रों के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के पंचकुला में छेड़छाड़ से परेशान एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जब मंचलों को लड़की के परिवार ने समझाया तो उन्होंने घर में घुसकर गुंडागर्दी की और धमकी दी। लड़की की खुदकुशी करने पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक की गिरफ्तारी हुई है। नोएडा के सेक्टर 122 में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विदेश सचिव वार्ता रद्द किए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत का गुलाम नहीं है और कश्मीर विवाद में उसकी जायज हिस्सेदारी है। साथ ही पाक विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ बहाना है।